जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं राहुल कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आकार आईएएस के इस ऑनलाइन मंच पर। मित्रों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज का ये जो लेक्चर है, यह लेक्चर मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया पर आधारित है। मध्य प्रदेश के गठन से क्या तात्पर्य है? तो मध्य प्रदेश के गठन से तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश का ये जो वर्तमान स्वरूप हमें प्राप्त हुआ, इसे इस वर्तमान स्वरूप में आने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन किन पायदानों से गुजरना पड़ा और तब जाकर हमें यह वर्तमान मध्य प्रदेश प्राप्त हुआ। तो इस संपूर्ण गठन की प्रक्रिया की चर्चा आज हमें करनी है इसी लेक्चर में, जिसे में हम हेडिंग देते हैं मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, आप सभी को यह पता होगा कि प्राचीन भारत की बात करें, मध्यकालीन भारत की बात करें या फिर आधुनिक भारत की बात करें, प्राचीन भारत में आप यही पढ़ते हैं कि भारत में आर्यों का आगमन हुआ। तो आर्यों का आगमन के साथ ही आर्यों के चरण मध्य प्रदेश में भी यहां पर आपको प्रसारित होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ अगर बात करें मौर्य काल की, गुप्त काल के बाद अगर बात करें गुप्तोत्तर काल की, राजपूत शासन की बात करें, सल्तनत कालीन शासकों की बात करें, मुगल कालीन शासकों की बात करें, 1857 की क्रांति की बात करें या फिर भारत में चल रहे सारे के सारे स्वतंत्रता संग्रामों की बात करें, इन सारे के सारी चीजों से मध्य प्रदेश भी अपनी राजनीतिक सीमाओं के परिवर्तन की मार को हमेशा झेलता रहा। तब जाकर हमें यह वर्तमान मध्य प्रदेश प्राप्त हुआ। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश की ये जो गठन की प्रक्रिया है, इसे हम चार संदर्भों में जानेंगे और इन चार संदर्भों में हम यही बात करेंगे कि मध्य प्रदेश आजादी के पहले किस प्रकार का दिखाई देता था। फिर बात करेंगे कि आजादी के से लेकर तो वर्ष 1956 के मध्य प्रदेश कैसे अपने रूप को परिवर्तित करता है। फिर बात करेंगे कि 1956 से लेकर 2000 के मध्य प्रदेश कैसे अपने रूप को देखता है और फिर बात करेंगे कि 2000 के पश्चात मध्य प्रदेश कैसे अपने वर्तमान स्वरूप में आ जाता है। इन चार संदर्भों में संपूर्ण मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया को हमें आज समझना है। इसके पहले मैं वापस आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें बात करनी है कि आजादी के पहले अर्थात कि स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश किस प्रकार का दिखाई देता था। तत्पश्चात 1947 से लेकर तो 1956 के मध्य प्रदेश कैसे अपने रूप को परिवर्तित करता है। इसके बाद जानेंगे हम कि 1956 से लेकर तो 2000 के मध्य प्रदेश किस रूप को धारण करता है और 2000 के बाद जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, उसके पश्चात कैसे मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में आ जाता है। यह संपूर्ण मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें चलना होगा आजादी के पहले, अर्थात 1947 के पहले मध्य प्रदेश किस प्रकार का दिखाई आपको देता था, यह आपको समझना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझे कि आजादी के पहले भारत की क्या स्थिति थी और भारत की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में ही हम मध्य प्रदेश के संपूर्ण गठन की प्रक्रिया को यहां पर जानेंगे। अगर मैं बात करूं आजादी के पहले की, तो आप सभी को तारीख बहुत अच्छे से पता है, 15 अगस्त वर्ष 1947। 15 अगस्त वर्ष 1947 ये वो समय है जबकि भारत आजाद हुआ। तो आजादी के पहले क्या था? तो आप यही कहेंगे कि आजादी के पूर्व संपूर्ण भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का पूर्ण रूप से प्रसार था। मतलब कि आजादी के पूर्व संपूर्ण भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था, साथ ही साथ भारत में रियासतें भी विद्यमान थी। और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के साथ साथ जो रियासतें थी, तो आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि ये रियासतें क्या होती है। तब मैं यही कहूंगा कि रियासतें वे क्षेत्र हुआ करते थे जहां पर राजा रजवाड़ा लोगों का आधिपत्य या वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन ये भी ब्रिटिशों के अधीन ही कार्य करते थे। मतलब कि आजादी के पहले आप देख पा रहे हैं कि भारत में अंग्रेज भी हैं और अंग्रेजों के साथ साथ रियासतें भी हैं। तो उस समय मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, अर्थात कि आजादी के पूर्व जब संपूर्ण भारत में अंग्रेज और रियासतें दोनों ही विद्यमान हैं, तो उस समय मध्य प्रदेश आपको किस प्रकार से दिखाई देता है। तो आप यही देखेंगे कि आजादी के पूर्व मध्य प्रदेश एकमात्र ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था और ये जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, इसे आप सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जानते थे। सेंट्रल प्रोविंस और बरार, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि सेंट्रल प्रोविंस और बरार कौन से क्षेत्र थे। तो मैं यही कहूंगा कि सेंट्रल प्रोविंस और बरार वे क्षेत्र थे जिन्हें कि अंग्रेजों ने मुगलों और मराठों से प्राप्त किए थे। तो मध्य प्रदेश आजादी के पहले एकमात्र ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था जिसे कि आप सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जानते थे। तो वहीं पर मध्य प्रदेश में इस समय कई सारी रियासतें भी हुआ करती थी और इन रियासतों में अगर पूर्व की रियासतों की आप बात करें तो पूर्व की बड़ी बड़ी रियासतों में दंडकारण्य की रियासत, बघेलखंड की रियासत, छत्तीसगढ़ की रियासत और बस्तर की रियासतें शामिल थी। देखिए क्या बोला मैंने कि मध्य प्रदेश में उस समय अर्थात आजादी के पूर्व कई सारी रियासतें थी और इन कई सारी रियासतों में मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की अगर आप बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में बघेलखंड, छत्तीसगढ़, बस्तर और दंडकारण्य जैसी कई सारी रियासतें हैं। तो साथ ही साथ जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, नर्मदा क्षेत्र, जिस संपूर्ण क्षेत्र को आप महाकौशल के नाम से जानते हैं, तो ऐसा महाकौशल क्षेत्र भी आजादी के पहले आपको इस नाम से दिखाई देगा।
मैंने क्या कहा कि आजादी के पूर्व संपूर्ण मध्य प्रदेश एकमात्र ब्रिटिश राज्य हुआ करता था, जिसे कि आप सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जानते थे। ये जो सेंट्रल प्रोविंस और बरार है, ये अंग्रेजों द्वारा मुगलों और मराठों से लिए गए क्षेत्र थे। साथ ही साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में कुछ बड़ी एवं छोटी रियासतें भी विद्यमान थी। अगर बड़ी बड़ी रियासतों की बात करें तो इन बड़ी बड़ी रियासतों में पूर्व की बड़ी बड़ी रियासतों की बात करूं तो बघेलखंड की रियासत, छत्तीसगढ़ की रियासत, बस्तर एवं दंडकारण्य की रियासत तथा महाकौशल क्षेत्र शामिल था। और अगर बात करें उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश की तो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर में सिंधिया वंश और फिर इंदौर में होलकर वंश का वर्चस्व हुआ करता था। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपने क्या देखा कि ग्वालियर में सिंधिया और इंदौर में होलकर वंश का वर्चस्व है, और इस समय दक्षिणी मध्य प्रदेश विदर्भ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आजादी के पहले लगभग मध्य प्रदेश इस प्रकार का ही आपको दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जो कि ब्रिटिशों के अधीन है, सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्र कहलाया। ये जो सेंट्रल प्रोविंस और बरार है, ये अंग्रेजों द्वारा मुगलों और मराठों से लिए गए क्षेत्र से। साथ ही साथ इस समय मध्य प्रदेश में पूर्व की बड़ी बड़ी रियासतों में बघेलखंड, दंडकारण्य, छत्तीसगढ़, बस्तर और महाकौशल जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो ग्वालियर में सिंधिया वंश और इंदौर में होलकर वंश का वर्चस्व हुआ करता था, और इस समय दक्षिणी मध्य प्रदेश विदर्भ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आजादी के पूर्व मध्य प्रदेश इस प्रकार से दिखाई देता था। अगली कड़ी में हम बात करें कि जब भारत आजाद होता है तो आजादी की कहानी क्या है। आप सभी को यह पता होगा कि 15 अगस्त 1947 ये जो समय हम बोलते हैं जबकि भारत आजाद हुआ, तो किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो आप यही कहेंगे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दो स्वतंत्र उपनिवेशों की स्थापना होती है, जिनमें एक तो बनता है हिंदुस्तान और एक क्या बनता है? पाकिस्तान। देखिए, अगर मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया आपको समझनी है तो भारत के अंदर रियासतों के गठन की प्रक्रिया आपको समझनी होगी, तत्पश्चात ही आप भारत के संपूर्ण गठन की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। इसीलिए मैं आपको मध्य प्रदेश से थोड़ा सा भारत की ओर ले जाना चाह रहा हूं, तो जुड़िए मेरे साथ। मैंने क्या कहा कि 15 अगस्त 1947 ये वो समय है जबकि भारत आजाद हुआ। और भारत आजाद हुआ तो किस अधिनियम के तहत हुआ? तो हम कहते हैं कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दो स्वतंत्र उपनिवेशों की स्थापना होती है, जिनमें एक तो बनता है हिंदुस्तान और एक बनता है आपका पाकिस्तान। मतलब कि 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ, और जैसे ही भारत आजाद हुआ ऐसे ही अंग्रेज तो यहां से पलायन कर गए, अंग्रेज यहां से चले गए। तो फिर क्या रह गई? तो आप कहेंगे कि रह गई आपकी रियासतें। क्या रह गई? रियासतें। और ये जो रियासतें रह गई, इन्हीं रियासतों ने बाद में थोड़ी सी समस्या खड़ी करी। क्या समस्या खड़ी करी? तो ये जो मैंने अधिनियम लिखा है यहां पर कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस अधिनियम ने इन रियासतों को 3 प्रकार की रियायत दी। और इन 3 प्रकार की रियायतों में कौन कौन सी बातें शामिल थी? तो इसके अंतर्गत कहा गया कि वे रियासतें जो कि भारत आना चाहती हैं भारत आ जाएं, वे रियासतें जो कि पाकिस्तान जाना चाहती हैं पाकिस्तान चली जाएं, और वे रियासतें जो कि स्वतंत्र रूप से अपने सत्ता का निर्माण यहीं पर रहकर करना चाहती हैं वो इस प्रकार कार्य कर ले। होना क्या था? रियासतों को दी गई इन 3 प्रकार की रियायतों का होने लगा दुरुपयोग, और दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति का नाम अच्छी तरीके से आप जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम है इनका? मोहम्मद अली जिन्ना। तो भारत में रियासतों को जो 3 प्रकार की रियायतें दी गई थी, इन रियायतों का होने लगा दुरुपयोग, और इसका दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की हर राजा, हर रजवाड़ा के पास जाकर उन्हें प्रलोभन देता है, क्या कि आप भारत छोड़कर पाकिस्तान आ जाइए। भारत के कुछ ऐसे लोभी, कुछ ऐसे प्रलोभी राजा हैं जो कि भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने की बात करते हैं। तब बात आन पड़ती है भारत की अखंडता पर, और तब बात आन पड़ती है जब भारत की अखंडता पर, तो स्वतंत्र भारत, जैसे भारत स्वतंत्र होता है तो अखंड भारत के इस सपने को साकार करने के लिए, मतलब कि रियासतों का गठन करने के लिए, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ये पूर्ण रूप से जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ आप देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों का गठन करने के लिए एक मंत्रालय का निर्माण किया था, जिसे कि आप रियासती मंत्रालय के नाम से जानते हैं, जिस पर पूर्ण रूप से नेतृत्व तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही होता है, लेकिन इसके सचिव जो बनते हैं वो बनते हैं आपके वीपी मेनन। कौन बनते हैं आपके? वीपी मेनन। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा था कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दो स्वतंत्र उपनिवेशों की स्थापना होती है, एक तो बनता है हिंदुस्तान और एक बनता है पाकिस्तान। जैसे ही भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज तो यहां से चले गए, और अंग्रेज यहां से चले गए तो फिर क्या रह गई? रियासतें। इन रियासतों को इस भारत शासन अधिनियम 1947 ने कितने प्रकार की रियायत दी? आप कहेंगे 3 प्रकार की। 3 प्रकार में क्या कहा कि भारत आना चाहते हो आ जाओ, जाना चाहते हो चले जाओ, और स्वतंत्र रूप से यहीं पर अपने सत्ता का निर्माण करना चाहते हो तो इस प्रकार कार्य कर ले।
ठीक है, इसका दुरुपयोग होने लगा तो फिर रियासतों के गठन की प्रक्रिया के लिए आप देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका दिखाई देती है। इन्होंने क्या बनाया तो आप कहेंगे रियासती मंत्रालय बनाया, और इस रियासती मंत्रालय के जो सचिव बने इनका नाम था वीपी मेनन। इस प्रकार आप देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के अथक प्रयासों से भारत में 552 रियासतों में से 549 रियासतों को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। कितनी बड़ी जीत है ये। क्या कहा मैंने कि वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से 552 में से 549 रियासतों को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। लेकिन अभी भी 3 ऐसी रियासतें आपको दिखाई देगी जो कि बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति में है, और इन 3 रियासतों में एक रियासत आप सभी जानते हैं जिसका नाम है हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद की रियासत जिसके शासक उस समय पर थे उस्मान अली। उस्मान अली कहीं ना कहीं भारत में रहने के पक्ष में नहीं थे, किंतु हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जब पुलिस कार्यवाही करवाई जाती है, जिसे कि आप ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, तो इस प्रकार ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्यवाही के तहत हैदराबाद की रियासत को भारत संघ में शामिल कर लिया जाता है। तो वहीं बात करें अगर जूनागढ़ क्षेत्र की, तो जूनागढ़ के उस समय पर जो राजा थे वो हुआ करते थे महावत अली, और महावत अली भी कहीं ना कहीं भारत में रहने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वहां पर बहुसंख्यक लोग जो रहा करते थे वो हिंदू थे। इस प्रकार जब वहां पर जनमत संग्रह कराया जाता है तो वहां पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि भारत में रहने के पक्ष में ही अपनी वोटिंग करते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ की रियासत को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। तीसरी रियासत आप देखते हैं जम्मू कश्मीर की रियासत। जम्मू कश्मीर की रियासत वह रियासत है जिसका शासक उस समय पर हरि सिंह, जो कि कबीलाई आक्रमण से घबराकर विलय पत्र पर करता है हस्ताक्षर, और इस प्रकार जम्मू कश्मीर की रियासत को भी भारत संघ में शामिल कर लिया जाता है। ये तो मैंने भारत की बात बताई कि भारत में जब रियासतों का गठन चल रहा था, और रियासतों के गठन के समय जो 3 मुख्य रियासतें आपको दिखाई देती हैं, संघर्षपूर्ण स्थिति में दिखाई देती हैं, जिनमें एक रियासत मैंने बताई आपको हैदराबाद की रियासत, दूसरी रियासत बताई मैंने आपको जूनागढ़ की रियासत, और तीसरी रियासत की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर की रियासत। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में भी एक रियासत आपको ऐसी ही संघर्षपूर्ण स्थिति में दिखाई देगी, और नाम इसका है भोपाल रियासत। भोपाल शहर के संस्थापक का सभी को पता है कि आधुनिक भोपाल शहर के संस्थापक अफगानी दोस्त मोहम्मद को कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें भोपाल के अंतिम नवाब की कि भोपाल रियासत के अंतिम नवाब कौन थे, तो अंतिम नवाब जिनका नाम है हमीदुल्ला खान। क्या नाम है? हमीदुल्ला खान। तो ये हमीदुल्ला खान वही व्यक्ति हैं जो कि भोपाल के अंतिम नवाब हैं, और भोपाल के अंतिम नवाब हैं तो आजादी के 2 वर्ष बाद अर्थात कि 1 जून 1949 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के जरिए भोपाल को भारत संघ का हिस्सा बनाते हैं। तो कितनी विडंबना की बात है, जहां 15 अगस्त 1947 में संपूर्ण भारत आजादी का जश्न मना रहा था, तो वहीं पर भोपाल इस चीज से अछूता था, और भोपाल आजादी और स्वतंत्रता से अछूता था। तो भोपाल के बारे में याद रखिएगा कि भोपाल 1 जून 1949 में भारत संघ का क्या बना? हिस्सा बना। और उस समय शासक कौन थे? तो आप कहेंगे कि वहां के जो नवाब थे नाम था इनका हमीदुल्ला खान। तो देखिए पुनः पीछे चले हम लोग। हमने सबसे पहले बात करी कि स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश किस प्रकार का दिखाई देता है, और किस प्रकार का दिखाई देता, तो मैंने बताया कि आजादी के पूर्व मध्य प्रदेश एकमात्र ब्रिटिश राज्य हुआ या ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, जिसे कि आप सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जानते थे। साथ ही साथ मैंने बताया कि उस समय सेंट्रल प्रोविंस और बरार जो क्षेत्र थे ये अंग्रेजों के द्वारा मुगलों और मराठों से लिए गए क्षेत्र थे। फिर मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में पूर्व की बड़ी बड़ी रियासतों में बघेलखंड की रियासत, दंडकारण्य की रियासत, छत्तीसगढ़ की रियासत, बस्तर की रियासत और महाकौशल क्षेत्र शामिल था। तो वहीं पर उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर में सिंधिया, तो इंदौर में होलकर वंश का वर्चस्व हुआ करता था, और उस समय दक्षिणी मध्य प्रदेश विदर्भ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। फिर मैंने आपको भारत में रियासतों की गठन की प्रक्रिया बताई। क्या प्रक्रिया बताई कि भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत जब 2 स्वतंत्र उपनिवेश बने, सबसे ज्यादा समस्या रियासतों की थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के अथक प्रयासों से 552 रियासतों में से 549 रियासतों को भारत संघ में हम लोगों ने शामिल कर लिया। फिर मैंने आपको मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात बताई कि भोपाल रियासत 1 जून 1949 में हमीदुल्ला द्वारा विलय पत्र पर किए गए हस्ताक्षर के द्वारा भारत संघ में शामिल की जाती है। इसके बाद की कहानी पढ़े हम लोग। अब होता क्या है कि भारत के अंदर जैसे ही रियासतों का गठन की प्रक्रिया संपन्न होती है, रियासतों के गठन की प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात भी समस्या बनी हुई है। समस्या क्या है? सीधी सी बात है, परिवर्तन तो होंगे, और परिवर्तन होंगे तो परिवर्तन के कुछ न कुछ कारण होंगे। और कारण क्या है? कारण यह है कि आजादी के पश्चात जिस भारत का स्वरूप हम देखना चाह रहे थे, ऐसा भारत कहीं ना कहीं हमें दिखाई नहीं दिया।
मतलब प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से अभी भी भारत की शासन व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से चलाई नहीं जा रही। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? हमें परिवर्तन करना होगा। भारत में परिवर्तन यह हुआ कि भारत में रियासतों के गठन के पश्चात संपूर्ण भारत के कुछ क्षेत्रों को 4 भागों में बांट दिया गया और इन 4 भागों में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये 4 भाग थे जो कि रियासतों के गठन के पश्चात बनाए गए। और ये जो 4 भाग थे, इन 4 भागों में से अगर आप बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश केवल और केवल पार्ट ए, बी और सी का हिस्सा बना। मध्य प्रदेश जो है केवल पार्ट ए का हिस्सा बना, पार्ट बी का हिस्सा बना और सी का हिस्सा बना, डी का हिस्सा नहीं बना। मतलब कि डी में शामिल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वापस से मेरी बात सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि भारत में रियासतों के गठन की प्रक्रिया के पश्चात संपूर्ण भारत को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है और इन 4 भागों में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ये और पार्ट डी। लेकिन इन चारों ही भागों में अगर आपसे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा जाए तो आप यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश पार्ट ए, बी तथा सी का तो हिस्सा बना लेकिन डी में शामिल नहीं किया गया। बस यहीं से शुरू होते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रश्न बनना शुरू कि भैया पार्ट ए में कौन कौन सी चीजें शामिल थी, पार्ट बी में क्या शामिल था और पार्ट सी में क्या शामिल था। तो बढ़ाते हैं इसी कड़ी को आगे और देखते हैं कि क्या है पार्ट ए, क्या है पार्ट बी और क्या है पार्ट सी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पार्ट ए की। तो पार्ट ए किस क्षेत्र में, पार्ट ए के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया? तो पहले उस क्षेत्र की बात करें कि वो क्षेत्र था क्या और वो क्षेत्र बना कैसा। तो ये जो क्षेत्र बना ये रियासतों के गठन की प्रक्रिया के समय बनाया गया। क्या बनाया गया? देखिए, इसमें हुआ ये कि जो मैंने आपको पूर्व की बड़ी एवं छोटी रियासतें बताई थी, बघेलखंड की रियासत, दंडकारण्य की रियासत, छत्तीसगढ़ की रियासत, बस्तर की रियासत, महाकौशल क्षेत्र, ये संपूर्ण क्षेत्र और दक्षिण का जो विदर्भ क्षेत्र था, इस संपूर्ण क्षेत्र को मिलाकर हम लोगों ने मध्य प्रांत का गठन किया था। किसका गठन किया? मध्य प्रांत का। तो तब कभी भी आपसे प्रश्न आए कि मध्य प्रांत का गठन किस प्रकार से किया गया, तो आप यही कहेंगे कि पूर्व की छोटी एवं बड़ी कुछ रियासतें तथा दक्षिण के विदर्भ क्षेत्र को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया। और इस मध्य प्रांत को किसमें रखा गया, किसमें शामिल किया गया? तब आप कहेंगे कि इस मध्य प्रांत को पार्ट ए में शामिल किया गया। और इस क्षेत्र की राजधानी क्या रखी गई? तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपकी निकल कर आती है कि पार्ट ए में जो राजधानी रखी गई वो राजधानी क्या रखी गई? नागपुर रखी गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री कौन बने? तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल। और अगर कभी भी राज्यपाल की बात करोगे तो राज्यपाल बने थे राघवेंद्र राव। लिखा है यहां पर, जैसे कि मैंने क्या बताया कि पूर्व की बड़ी एवं छोटी रियासतें तथा दक्षिण के विदर्भ क्षेत्र को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया। इस मध्य प्रांत को पार्ट ए में रखा गया और इस क्षेत्र की राजधानी क्या रखी गई? नागपुर, जिसके मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ला। और राज्यपाल की बात करोगे तो राज्यपाल राघवेंद्र राव बनेंगे। इस प्रकार यह आपका पार्ट ए हुआ। पार्ट बी कैसे गठित किया गया? तो पार्ट बी में मैंने अभी पहले बताया था आपको कि उत्तर पश्चिम में 2 मुख्य बड़ी बड़ी रियासतें हैं। एक है ग्वालियर की रियासत जिसमें सिंधिया वंश का वर्चस्व है, एक है इंदौर की रियासत जिसमें होलकर वंश का वर्चस्व है। तो इंदौर और होलकर जैसी बड़ी और कई सारी छोटी रियासतों को मिलाकर हमने जिस क्षेत्र का गठन किया, इस क्षेत्र को आप जानते हैं मध्य भारत प्रांत के नाम से। किस नाम से? मध्य भारत प्रांत के नाम से इस क्षेत्र को जानते हैं आप। ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्या है? आपका मध्य भारत प्रांत। और ये जो मध्य भारत प्रांत है, इस मध्य भारत प्रांत की 2 राजधानियां बनी। 2 राजधानियां बनने का कारण यह है कि होलकर और सिंधिया में होना विवाद, और इस विवाद को सुलझाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बीच में आते हैं और फिर राजधानी घोषित करते हैं 2। और 2 राजधानी घोषित करते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि 6.5 माह के लिए ग्वालियर बनती है शीतकालीन राजधानी और 5.5 माह के लिए बनती है आपकी इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी। क्या लगभग आप 6 माह भी इसे कह सकते हैं कि 6 माह के लिए शीतकालीन राजधानी बनती है आपकी ग्वालियर और 6 माह के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी बनती है आपकी प्यारे से इंदौर नगरी। क्यों बनी ये 2 राजधानियां? केवल और केवल सिंधिया और होलकर अपने आप को केंद्र में रखना चाहते थे और सीधी सी बात है, जब दोनों में विवाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका निराकरण करा और निराकरण यह हुआ कि फिर पार्ट बी जो कि मध्य प्रांत, जिसके अंतर्गत मध्य भारत प्रांत शामिल किया गया था, इसकी फिर 2 राजधानियां आपको दिखाई देती है, इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, इस क्षेत्र के अगर मुख्यमंत्री की आप बात करेंगे तो मुख्यमंत्री इसके बनते हैं लीलाधर सेठ जोशी। और अगर राज्यपाल की आप बात करें तो राज्यपाल बनते हैं तख्तमल जैन। वापस समझिए मैंने क्या कहा। सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट ए की बात करी, फिर मैं पार्ट बी पढ़ा रहा हूं और पार्ट बी में यही बता रहा हूं कि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत प्रांत, ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्या है? आपका मध्य भारत प्रांत। मध्य भारत प्रांत का गठन किया गया जिसे पार्ट बी में शामिल किया गया।
जिसकी 6 माह के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर रखी गई और 6 माह के लिए शीतकालीन राजधानी ग्वालियर रखी गई। इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री कौन बने? आप कहेंगे लीलाधर सेठ जोशी। और साथ ही साथ अगर राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल इसके बनते हैं तख्तमल जैन। इस प्रकार पार्ट ए पार्ट बी दोनों बन गया। चलिए अब बात करना है हमें पार्ट सी की कि पार्ट सी की क्या कहानी है। अगर पार्ट सी की कहानी हमें पता करनी है तो सबसे पहले हम यही जाने कि पार्ट सी जो था इसके अंतर्गत, पार्ट सी के अंतर्गत किस हिस्से को मिलाया गया था। तो सीधी सी बात है, पार्ट सी के अंतर्गत विंध्य प्रांत को मिलाया गया था। अब ये जो विंध्य प्रांत है, विंध्य प्रांत के बारे में अगर आप जानेंगे तो विंध्य प्रांत भी उस समय पर 2 भागों में बटा हुआ था। और 2 भागों में बटा हुआ था तो एक क्षेत्र जो आपका आता है, ये आता है आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, और एक क्षेत्र जो आता है वो आता है आपका बघेलखंड वाला क्षेत्र। अब मैंने जैसे बताया था कि रियासतों के जब गठन की प्रक्रिया चली थी, रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया जब हम लोगों ने देखी थी, तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन एक अहम भूमिका में हमें दिखाई दिए थे। यहां पर भी वीपी मेनन की बहुत अहम भूमिका आपको दिखाई देगी। क्या भूमिका दिखाई देगी कि वीपी मेनन ने अपनी एक पुस्तक है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, इस पुस्तक में भली भांति इस बात को लिखा है कि उस समय विंध्य प्रांत में बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों ही क्षेत्रों के जो राजा थे, इन राजाओं को आपस में मिलाना एक टेढ़ी खीर साबित होती थी। मतलब कि दोनों ही राजा आपस में एक नहीं होना चाहते थे और अपने अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र अलग रखना चाहते थे। ऐसी स्थिति में बड़ी मुश्किल काम था ये वाला। और मुश्किल काम था तो आप देखेंगे कि उस समय पर ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, इस बुंदेलखंड क्षेत्र की एक राजधानी थी और नाम था इसका नौगांव, जो कि छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। और बघेलखंड की राजधानी से आप तो भली भांति परिचित हैं आप लोग। बघेलखंड की राजधानी उस समय क्या थी? आपकी रीवा थी। ये रीवा थी। तो रीवा के उस समय पर प्रमुख अगर हुआ करते थे तो ये थे आपके मार्तंड, राजा मार्तंड सिंह। और अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो इस बघेलखंड क्षेत्र के मुख्यमंत्री आपके अवधेश प्रताप सिंह होते हैं। और उस समय पर अगर बुंदेलखंड की बात करेंगे तो बुंदेलखंड के जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपके कामता प्रसाद सक्सेना। क्या नाम था इनका? कामता प्रसाद सक्सेना। अब ये जो था आपका पूरा का पूरा विंध्य प्रांत, ये विंध्य प्रांत की 35 रियासतों का गठन वीपी मेनन के द्वारा किया गया और पहले इस विंध्य प्रांत को पार्ट बी में शामिल किया गया था। वापिस समझना मेरी बात, बहुत ही टेढ़ी खीर है इस विंध्य प्रांत को समझना। क्या टेढ़ी खीर है? मैं बता रहा हूं कि उस समय विंध्य प्रांत की जो क्षेत्र था, विंध्य प्रांत 2 क्षेत्रों में विभाजित था। एक आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, एक आपका बघेलखंड वाला क्षेत्र। बुंदेलखंड और बघेलखंड के राजा एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। इस बात का वर्णन वीपी मेनन ने भी अपनी पुस्तक में किया। पुस्तक का नाम मैंने आपको बताया, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। इस पुस्तक में उन्होंने भली भांति लिखा है कि बघेलखंड और बुंदेलखंड के राजा आपस में एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे, अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र रखना चाहते थे। ऐसी स्थिति में उस समय यहां पर बुंदेलखंड की जो राजधानी हुआ करती थी छतरपुर जिले का नौगांव हुआ करती थी, और बघेलखंड की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी रीवा। इस समय अगर देखेंगे तो रीवा के जो राज प्रमुख थे ये राजा मार्तंड सिंह थे। और अगर बात करें यहां के मुख्यमंत्री की तो नाम आता है अवधेश प्रताप सिंह का। साथ ही साथ अगर अपन बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र की तो बुंदेलखंड क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री थे नाम था इनका क्या? कामता प्रसाद सक्सेना। और 12 मार्च वर्ष 1948 में जब इस विंध्य प्रांत की रियासतों का गठन किया गया तो इस विंध्य प्रांत को रखा गया पार्ट बी में। कहां रखा गया? पार्ट बी में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट एक्ट, याद करिएगा आप, GOP मतलब गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट एक्ट, जो कि 1951 में आता है। इस एक्ट के तहत हुआ क्या? तो गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट एक्ट, इसके तहत हुआ ये कि 1951 में इस पूरे के पूरे विंध्य प्रांत को पार्ट सी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। कहां से निकालकर? बी से निकालकर। लेकिन आप पढ़ने में केवल यही पढ़ें कि विंध्य प्रांत क्षेत्र जो हिस्सा बना वो किसका हिस्सा बना? अंततः पार्ट सी का हिस्सा बना। और इस समय यहां के जो मुख्यमंत्री बने नाम इनका है शंभुनाथ शुक्ल। क्या नाम इनका? शंभुनाथ शुक्ल। बहुत उल्टी सीधी बातें हैं विंध्य प्रांत के संदर्भ में, तो याद रखिएगा कि विंध्य प्रांत पहले 2 चीजों में बटा हुआ था, बुंदेलखंड, बघेलखंड। बुंदेलखंड की राजधानी छतरपुर का नौगांव, बघेलखंड की राजधानी आपकी रीवा। 12 मार्च वर्ष 1948 में इसे कहां शामिल किया गया था? तो आप कहेंगे पार्ट बी में शामिल किया गया था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट एक्ट कब आया? 1951 में आया। और इसके तहत इस विंध्य प्रांत को किसमें शामिल किया गया? पार्ट सी में शामिल किया गया। और 1952 में जो आपके शंभुनाथ शुक्ल हैं यहां के क्या बने? तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री बने। आई बात समझ में? तो इस प्रकार पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तो हो गया। लेकिन एक रियासत है जो भी अभी भी समस्या का कारण बनी हुई है, और इस रियासत को आप भली भांति जानते हैं। इस रियासत को आप कहते हैं भोपाल रियासत। क्या कहते हैं? भोपाल रियासत। भोपाल रियासत की अगर बात करें तो भोपाल या आधुनिक भोपाल शहर के संस्थापक माने जाते हैं दोस्त मोहम्मद। लेकिन इसके अंतिम नवाब जो थे नाम था इनका हमीदुल्ला।
हमीदुल्ला खान, जिन्होंने कि 1 जून 1949 में भोपाल को भारत संघ का हिस्सा बनाया। कैसे बनाया? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इन्होंने भोपाल को भारत संघ का हिस्सा बनाया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भोपाल एक प्रकार की ऐसी रियासत है जो कि आजादी के 2 वर्ष बाद कहां शामिल की गई? भारत संघ में शामिल की गई। और कब की गई? तो 1 जून 1949 में। और जैसे ही भोपाल को भारत संघ में शामिल किया गया, भोपाल को कहां रखा गया? तो आप कहेंगे भोपाल इस समय कहां रखा गया? पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया। इस प्रकार भोपाल पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया और इस भोपाल के अलग एक मुख्यमंत्री बने और नाम इस मुख्यमंत्री का है शंकर दयाल शर्मा जी। शंकर दयाल शर्मा जी जैसे ही आए, याद रखना ये मध्य प्रदेश के पहले ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि भारत के क्या बनेंगे? राष्ट्रपति बनेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात कि भोपाल को जब पार्ट सी में शामिल किया गया तो इसके मुख्यमंत्री कौन बने? आपके शंकर दयाल शर्मा। और ये वही शंकर दयाल शर्मा हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति बनेंगे और राष्ट्रपति के तौर पर इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 के मध्य रहेगा। इस प्रकार हमने देखा पार्ट ए कैसे बना, पार्ट बी कैसे बना, पार्ट सी कैसे बना और भोपाल की भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से यहां पर चर्चा करी। इसके पश्चात हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का यह वर्तमान स्वरूप हमें कैसे प्राप्त हुआ। तो फिर चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं कि भारत में रियासतों के गठन के पश्चात हमने संपूर्ण भारत को 4 भागों में बांटा, एमपी 3 भागों का हिस्सा बना। इन 3 भागों का हिस्सा बनने के पश्चात या भारत 4 भागों में बढ़ने के पश्चात भारत में राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ होता है। और भारत में राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ होता है तो एक व्यक्ति का नाम आप याद रखिए जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और नाम इनका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने भारत में राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ किया और आरंभ किया तो एक व्यक्ति इनके साथ निकल कर आते हैं और नाम इनका है एस के धर, श्याम कृष्णधर, जो कि इस समय इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एस के धर समिति का गठन किया जाता है और एस के धर साहब को यह देखना है कि भारत में राज्यों का निर्माण किस प्रकार से किया जाए। एस के धर साहब देखते हैं और ये बोलते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का अगर निर्माण कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं भाषाई आधार पर फिर से भारत खंडित होता हुआ दिखाई देगा। मतलब सीधी सी बात है कि एस के धर भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की बात को बिल्कुल ठुकराते थे और इन्होंने भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर ही भारत में राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने की बात कही थी। होना क्या था? धर्स आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए, इनकी समीक्षा करने के लिए वर्ष 1948 में 3 लोगों की एक समिति आती है और इस समिति को आप बोलते हैं JVP समिति। यहां पर 3 लोगों की सदस्य समिति है तो 3 नाम याद करिए। एक क्या है आपके जवाहरलाल नेहरू, ये आपके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये है पट्टाभी सीतारमैया। इस प्रकार JVP समिति एस के धर आयोग की रिपोर्ट को देखती है और इस बात पर मोहर लगाने वाली होती ही है। लेकिन होता क्या है? दक्षिण भारत में हो जाता है तेलुगु भाषी आंदोलन और तेलुगु भाषी आंदोलन जब हो जाता है तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं नाम इनका है पोटी श्री रामल्लू। पोटी श्री रामल्लू अनशन के दौरान वर्ष 1952 में इनकी हो जाती है मृत्यु और जैसे इनकी मृत्यु होती है दक्षिण भारत में असंतोष एवं दंगों की स्थिति पैदा हो जाती है। ये तेलुगु भाषी आंदोलन क्यों हुआ था? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि धर आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट बताई थी, इस रिपोर्ट के अंतर्गत इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की बात को ठुकराया था। लेकिन तेलुगु भाषियों का यह कहना था कि हमें हमारी तेलुगु भाषा के आधार पर अर्थात भाषा के आधार पर एक अलग राज्य निर्मित कर दिया जाए। बस इसी बात का विवाद हुआ और इसी बात का विवाद हुआ तो इन तेलुगु भाषी आंदोलनकारियों का जो नेतृत्व करा उस व्यक्ति का नाम है पोटी श्री रामल्लू, जो कि अनशन के दौरान 1952 में उनका स्वर्गवास हो जाता है। और जैसे ही उनका स्वर्गवास होता है, जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, दक्षिण भारत में असंतोष एवं दंगों की स्थिति पैदा हो जाती है। बस होना क्या था? इसी दंगे से बचने के लिए, इसी असंतोष से बचने के लिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू लेते हैं त्वरित निर्णय और त्वरित निर्णय लेकर 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर अर्थात तेलुगु भाषा के आधार पर बना देते हैं आंध्र प्रदेश। तब प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य क्या है? तो आप कहेंगे पहला राज्य आंध्र प्रदेश। स्थापना कब? 1 अक्टूबर 1953। तो मैंने क्या कहा कि भारत में राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम याद करिए, एस के धर आयोग का नाम याद करिए, उसके बाद पूरी की पूरी तेलुगु भाषी आंदोलन की बात करेंगे हम लोग। तो इस प्रकार जैसे ही भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है, फिर भाषाई आधार पर ही राज्यों का निर्माण करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। अब यह राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? तो आप सभी को मालूम है कि 1953, और तारीख भी याद रखिएगा 29 दिसंबर 1953 में
राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष तो आपके बनते हैं फजल अली, और इनमें 2 सदस्यों में एक का नाम आता है आपका के.एम. पणिक्कर और एक का नाम आता है आपका हृदयनाथ कुंजरू। ये क्या है? तो आप कहेंगे ये है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। तो 29 दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष तो आपके बताया मैंने अभी फजल अली हैं, और 2 सदस्यों में एक का नाम है हृदयनाथ कुंजरू और एक का नाम क्या है? के.एम. पणिक्कर। तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, ये अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत करता है, और 1955 में जैसे ही ये रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करता है, इसी आधार पर या इसी की अनुशंसा पर संपूर्ण भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाता है। इसी में से एक बनता है मध्य प्रदेश। और प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश कैसे बनकर तैयार हुआ, तो आप कहेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश कई सारे परिवर्तनों के साथ एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये परिवर्तन कौन कौन से थे, ये भी याद रखिए। और ये परिवर्तन जितने भी थे, ये भाषाई आधार पर किए जाने वाले परिवर्तन थे। अब ये जो परिवर्तन थे, ये कौन कौन से थे, तो इसके लिए हमें जाना होगा मैप पर, और मैप देखते हैं कि मैप में क्या क्या परिवर्तन किए गए। मैप की अगर बात करें तो पहला परिवर्तन जो हुआ, ये हुआ पार्ट ए में। ये जो क्षेत्र था आपका, ये पार्ट ए हुआ करता था, ये पार्ट बी था आपका, और ये जो पार्ट था ये पहले बी में शामिल था, लेकिन बाद में कहां शामिल कर लिया गया? सी में शामिल कर लिया गया। तो वापस सुनिए, मैंने क्या कहा कि परिवर्तन होगा पार्ट ए में, परिवर्तन होगा पार्ट बी में, और परिवर्तन होगा पार्ट सी में। और क्या क्या परिवर्तन होंगे? तो सारे के सारे परिवर्तन भाषाई आधार पर होंगे, और भाषाई आधार पे सबसे पहले परिवर्तन होगा पार्ट ए में। और पार्ट ए का हिस्सा आप सभी को मालूम था, उस समय क्या था? विदर्भ क्षेत्र था। तो इस समय विदर्भ क्षेत्र के 8 जिले, पार्ट ए में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ए में विदर्भ क्षेत्र के 8 जिले, और ये 8 जिले कौन कौन से हैं, तो इनको लिख देते हैं हम लोग। इन 8 जिलों में एक जिला आता है बुल्ढाना, बुल्ढाना के बाद एक जिला आता है अकोला, अकोला के बाद एक जिला आता है अमरावती, अमरावती के बाद अगला जिला आता है आपका नागपुर, नागपुर के बाद अगला जिला आता है वर्धा, वर्धा के बाद एक और जिला आता है चांदा, और चांदा के बाद अगला जिला आता है भंडारा। क्या आता है? भंडारा। इस प्रकार पार्ट ए में विदर्भ क्षेत्र के 8 जिले, 8 जिले कौन से? तो बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, नागपुर, यवतमाल, चांदा और भंडारा। एक और जिला यहां पर लिखना है यवतमाल। तो ये जो जिला हुआ यवतमाल, ये पूरे के पूरे 8 जिले उस समय पर मुंबई राज्य को दे दिए जाते हैं मराठी भाषा के आधार पर। ये परिवर्तन कहां का है? तो ये परिवर्तन है पार्ट ए का। वापस सुनिए, मैंने क्या बोला कि पार्ट ए में विदर्भ क्षेत्र के 8 जिले, 8 जिले कौन से? तो बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, नागपुर, चांदा, वर्धा और भंडारा। ये पूरे के पूरे 8 जिले उस समय मराठी भाषा के आधार पर मुंबई राज्य को दे दिए जाते हैं। परिवर्तन कहां का? पार्ट ए का। फिर बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में यह आता है आपका मंदसौर जिला, और मंदसौर जिले के अंदर एक तहसील आती है। इस तहसील को आप बोलते हैं भानपुरा। क्या बोलते हैं इसे आप? भानपुरा तहसील। और इसी भानपुरा तहसील का एक गांव आपको दिखाई देगा, और इस गांव का नाम है सुनेल टप्पा। क्या नाम है? सुनेल टप्पा। तो सुनिएगा मेरी बात, पार्ट बी में मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा नामक गांव ये दे दिया जाता है राजस्थान को, और राजस्थान के कोटा जिले की एक तहसील आपको दिखाई देती होगी, और नाम इसका है सिरोंज। तो ये जो सिरोंज तहसील है, ये इस समय शामिल कर ली जाती है विदिशा में। कहां शामिल कर ली जाती है? विदिशा में। वापिस समझना, सबसे पहले परिवर्तन कहां का देखना है? पार्ट ए का, कि पार्ट ए में विदर्भ क्षेत्र के 8 जिले मराठी भाषा के आधार पर मुंबई राज्य को दे दिए। पार्ट बी की बात करें तो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा नामक गांव राजस्थान को, राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील विदिशा में शामिल कर ली गई, और पार्ट सी में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार परिवर्तन हुआ पार्ट ए में, परिवर्तन हुआ पार्ट बी में, लेकिन सी में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार बनकर तैयार हुआ मेरा प्यारा मध्य प्रदेश। तो जब भी बात हो कि मध्य प्रदेश की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई, तो आप यही कहेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश एक राज्य के रूप में कई सारे परिवर्तनों के साथ अस्तित्व में आया। और इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बने थे, ये आपके पंडित रविशंकर शुक्ल जी बने, और जिसके पहले राज्यपाल बने आपके पट्टाभी सीतारमैया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के प्रमुख न्यायाधीश जो बने, नाम था इनका
हिदायतुल्लाह। इस प्रकार मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में कई परिवर्तनों के साथ एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये पूरी की पूरी गठन की प्रक्रिया है, लेकिन यह गठन की प्रक्रिया यहां पर समाप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी तक हमने बात करी है कहां से कहां तक। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी 1947 के पहले का मध्य प्रदेश, फिर बात करी हमने 1947 से लेकर 1956 के मध्य की स्थिति। अब हमें बात करना है 1956 से लेकर 2000 की स्थिति, और फिर बात करना है 2000 से लेकर वर्तमान समय तक की स्थिति। लेकिन ये दो पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।